ये ऑडियो कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या किसी वास्तविक घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। ये कहानी किसी भी प्रकार की हिंसा, नफरत या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देती। कहानी का आनंद केवल कल्पना के रूप में लें। नमस्कार और स्वागत है आपका इस ऑडियो कहानी में। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांच, संघर्ष और कल्पना से भरी कहानियां, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगी। तो आराम से बैठिए, हेडफोन लगाइए और कहानी को खुद से बहने दीजिए। अध्याय 86 जेब खर्च और जेली बीन्स। संभव है कि प्रबंधक झांग की पदोन्नति में करण का भी योगदान रहा हो, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रबंधक ली न पहले बढ़े न बाद में, ठीक तभी बढ़े जबकि संचित औषधियां बिकीं। करण ने सिर हिलाया। इन बातों से उसे कोई मतलब नहीं था। वह यहाँ सिर्फ जड़ी बूटियां खरीदने आया था। मेरे लिए कुछ जड़ी बूटियां तैयार कर दीजिए, करण ने शांत स्वर में कहा। मेरे गुरु को काम है कि संचित औषधि, शुद्धि औषधि, शक्तिवर्धक औषधि और कुछ बिना स्तर की जड़ी बूटियां भी। इस बार करण ने काफ़ी जड़ी बूटियां लीं। वह औषधि निर्माण तेजी से करना चाहता था, खुद की ताकत बढ़ाने के लिए और करण परिवार को मजबूत करने के लिए। अभी परिवार की अपनी खरीद प्रणाली शुरू नहीं हुई थी और जड़ी बूटियों की उसे कोई कमी नहीं थी। सीधे खरीदना ही आसान था। वैसे भी उसके लिए इनकी कीमत बस एक औषधि जितनी ही थी। सेविकाओं की आदरपूर्ण सेवा में खरीदारी जल्दी पूरी हो गई। करण अपनी बहन को लेकर घर लौट आया। करण शाओजुन, आप लोग क्या करने जा रहे हैं? घर के बाहर कुछ लोगों को तैयारी करते देख करण ने पूछा। आवाज सुनते ही करण शाओजुन पलटा। करण को देखते ही वह तुरंत बोला, युवा स्वामी, हम उन दुकानों को संभालने जा रहे हैं जो चेन परिवार और नगर शासक से मिली हैं। करण ने सिर हिलाया। कुल 40 दुकानें, कोई छोटी बात नहीं थी। मैं भी चलता हूँ, करण ने कहा और बहन की ओर देखा। त्यानतियान, तुम भी चलोगी? जरूर, त्यानतियान हंस पड़ी। इतनी मज़ेदार चीज़ कैसे छोड़ दूँ? सुना है परिवार फिर से बड़ा हो गया है, तो मेरा जेब खर्च भी बढ़ेगा ना? जेब खर्च? करण को याद आया, उसका भी कभी जेब खर्च हुआ करता था। महीने के 100 साधारण की पत्थर। अब तो वह उसके लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन बहन अभी भी उसी में अटकी थी। पिछली बार मैंने तुम्हें मध्यम दर्जे के की पत्थर दिए थे। करण मुस्कुराया। फिर भी इन 100 की चिंता? झूठे, त्यानतियान ने मुंह बनाया। मुझे 100 कहाँ मिलते हैं? मुझे तो महीने के सिर्फ 10 मिलते हैं। 10? अब समझ आया। शायद इसी वजह से त्यानतियान अच्छे कपड़े नहीं ले पाती थी। ठीक है, करण हंसा। अब से तुम्हारा जेब खर्च भैया देगा। मेरा भैया औषधि निर्माता है, कि पत्थर की कमी नहीं। वाह, त्यानतियान उछल पड़ी। मतलब अब 2 जगह से जेब खर्च? करण रुक गया। यह उसका मतलब नहीं था, लेकिन बहन की खुशी देखकर उसने बात वहीं छोड़ दी। आखिर की पत्थर अब परिवार के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थे। अगर बहन खुश रहती है तो इसमें हर्ज ही क्या है? शायद उसकी ताकत बढ़ाने का समय आ गया है। हालांकि उसे साधना में ज्यादा रुचि नहीं। तो फिर और जेली बीन्स ही सही। करण मुस्कुराया। जेली बीन्स? जेली बीन्स बनेंगी, लेकिन क्या त्यानतियान की मासूम खुशी आने वाले खतरे को टाल पाएगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 87 टूटी दुकान, मजबूत इरादा। कई पारिवारिक बुजुर्गों के साथ करण, त्यानतियान और बाकी लोग चेन परिवार की उस दुकान की ओर बढ़े जो अब करण परिवार की हो चुकी थी। रास्ते में करण ने बुजुर्गों से बात की। इन दिनों परिवार में क्या चल रहा है, किस तरह की सोच बन रही है, उसे काफी कुछ साफ समझ में आ गया। युवा स्वामी, एक परिवारजन आगे बढ़कर बोला, सामने वही दुकान है जो चेन परिवार ने हमें दी है। लेकिन, करण ने रुककर पूछा। वह थोड़ी हिचक के बाद बोला, लेकिन चेन परिवार ने जाते जाते पूरी दुकान तोड़ दी है। उसे लगा था कि करण गुस्सा करेगा, लेकिन करण ने सिर्फ सिर हिलाया और सीधे दुकान की ओर बढ़ गया। चेन परिवार वाकई बहुत छोटा दिल रखता है, करण ने ठंडे स्वर में कहा। दुकान बाहर से तो अच्छी जगह पर थी, खुली, चौड़ी और भीड़भाड़ वाली, लेकिन अंदर सब कुछ तोड़ा गया था। तख्ते, अलमारियां, काउंटर, कुछ भी सलामत नहीं। हवा में
जानबूझकर छोड़ी गई बदबू थी। भैया, त्यानतियान ने चारों ओर देखकर कहा, यही वो दुकान है, बहुत बदसूरत है, हमारी नई दुकान इससे कहीं बेहतर है। करण हल्का सा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, दुकान में सबसे ज़रूरी चीज़ सामान नहीं, जगह होती है। जब जगह सही है तो बाकी सब दोबारा बन सकता है। एक परिवारजन गुस्से में बोला, चेन परिवार सच में हार नहीं मानता, हार कर भी ऐसी घटिया हरकत। ये नुकसान असल में ज़्यादा नहीं था, बस समय और की पत्थरों का, लेकिन ये साफ अपमान था। छोड़ो, करण ने हाथ उठाकर कहा, हारने वाले ऐसे ही होते हैं। जल्दी से लोग लगाओ, सफाई कराओ, बाकी दुकानों का हाल भी ऐसा ही होगा। हाँ, युवा स्वामी, करण ने सिर हिलाया और त्यानतियान के साथ लौट पड़ा। बाकी दुकानों को देखने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ये सब सिर्फ बाहरी चीज़ें थीं। असली ताकत औषधियों से आएगी, साधना से आएगी, और अपनी कला से। दुश्मन अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। पिछले जीवन में उसकी युद्ध कला साधारण थी, इस बार वह मुक्कों और हथेलियों की आध्यात्मिक कलाएं साधेगा। हथियार हाथ में नहीं, हाथ खुद हथियार बनेगा। टूटी दुकानें दोबारा बन सकती हैं, लेकिन करण जिस ताकत की तैयारी कर रहा है वह किसे तोड़ेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 88 मिठास के पीछे तूफान। घर लौटते ही करण अपनी बहन त्यानतियान के साथ कमरे की ओर बढ़ा। इरादा साफ था, आज उसे त्यानतियान के लिए नई जेली गोलियां बनानी ही थीं। पिछली बार जो गोलियां बनाई थीं वे शरीर संस्कार के लिए थीं, दिन में सिर्फ एक ही खाई जा सकती थी। इसी बात पर त्यानतियान कई बार उससे शिकायत कर चुकी थी। देखो और खा ना सको, उसके लिए ये किसी सज़ा से कम नहीं था। इसीलिए आज सुबह से ही वह इतनी उतावली थी। तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया। युवा स्वामी, रुकिए। करण भौहें चढ़ा गया। करण परिवार में सेवक ऐसे नहीं दौड़ते थे। इतनी घबराहट, जरूर कोई बड़ी बात थी। सेवक पास आकर बोला, युवा स्वामी, मुखिया और सभी बुजुर्ग मुख्य सभागार में हैं, उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। करण ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। सेवक झुककर चला गया। त्यानतियान, करण ने पीछे मुड़कर कहा, पता है। वह हाथ हिलाते हुए बोली, आप जाओ, मुझे वहाँ कुछ समझ भी नहीं आता। करण ने मुस्कराकर कहा, काम खत्म होते ही मैं जेली गोलियां बनाऊंगा। कई बार भरोसा दिलाने के बाद, कई असमान संधियां करने के बाद त्यानतियान आखिरकार मान गई। मुख्य सभागार में मुखिया करण के पिता और कई बुजुर्ग पहले से मौजूद थे। करण के पहुंचते ही पिता ने कहा, मिंग, आओ बैठो, आज कई बातें हुई हैं, तुम भी सुन लो। करण चुपचाप बैठ गया। एक बुजुर्ग बोला, कल रात से नगर रक्षक किसी को ढूंढ रहे थे, आज सुबह खोज अचानक बंद हो गई। करण के पिता ने सिर हिलाया, लगता है उन्हें जो चाहिए था मिल गया। क्या ये कल रात हुए हमले से जुड़ा है? एक बुजुर्ग ने पूछा। सबने एक दूसरे की ओर देखा, किसी के पास जवाब नहीं था। तभी सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा, एक और बात है, आज नगर शासक और चेन परिवार का मुखिया दोनों एक साथ वान परिवार गए थे। सभागार में सन्नाटा छा गया। करण के पिता की भौहें सिकुड़ गईं। यह अच्छी खबर नहीं थी। क्या पता चला? वे क्या बात कर रहे थे? पिता ने गहरी आवाज में पूछा। नहीं, एक बुजुर्ग ने सिर हिलाया। इस बार उन्होंने बहुत सावधानी रखी, हमारे लोग कुछ भी नहीं सुन पाए। करण के पिता ने धीरे से सांस छोड़ी, लगता है वे कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। सभागार का माहौल भारी हो गया। बाहर सब शांत था, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। तभी करण खड़ा हुआ। पिता, उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अभी घबराने का समय नहीं है। सबसे पहले हमें ओयांग परिवार से बात करनी चाहिए। देखते हैं उन्हें क्या खबर मिली है। और एक बात साफ है, चाहे उन्होंने जो भी साजिश रची हो, आखिर में टकराव तो होगा ही। हमें अभी से तैयारी करनी होगी। जो भी ताकत इकट्ठी की जा सकती है, करनी होगी। सभागार में कोई नहीं बोला, लेकिन हर किसी को पता था, करण सही कह रहा है। जेली गोलियों की मिठास अभी बाकी है, लेकिन बाहर एक और भी कड़वा संघर्ष आकार ले रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक।
अध्याय 89 तीन ओर से घिरता जाल। करण सही था, उसने बात की जड़ पकड़ ली थी। करण के पिता कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, नगर शासक और चैन परिवार जो भी साजिश कर रहे हों, आखिर में फैसला ताकत से ही होगा। हमें अभी अपनी ताकत इकट्ठी करनी है, बाकी सब दूसरे नंबर पर है। चाहे वे कितनी भी चालें चल लें, खरी ताकत के सामने सब बेकार है। सही कहा, कई बुजुर्गों ने एक साथ हामी भरी। अटकलबाजी से कुछ नहीं मिलेगा, अभी सबसे जरूरी है मजबूती। सभागार में धीरे धीरे सहमति बनने लगी। तभी एक सदस्य दौड़ता हुआ आया। मुखिया, ओयांग परिवार के मुखिया आए हैं, जल्दी बुलाओ। करण के पिता तुरंत बोले। ऐसे समय ओयांग परिवार का आना स्पष्ट था, वे मदद के इरादे से आए हैं। ओयांग परिवार के मुखिया कुछ बुजुर्गों के साथ अंदर आए। मुखिया करण, उन्होंने अभिवादन किया। मुखिया ओयांग, कृपया बैठिए, करण के पिता ने तुरंत कहा। ओयांग परिवार के मुखिया पास की सीट पर बैठे और सीधे मुद्दे पर आए। चैन परिवार, नगर शासक और वांग परिवार, इन तीनों के गठबंधन के बारे में आप क्या सोचते हैं? गठबंधन। सभागार में खलबली मच गई। क्या आपको नहीं पता? ओयांग मुखिया ने हैरानी से पूछा। आज सुबह ही इन तीनों ने औपचारिक गठबंधन कर लिया है। करण के पिता थोड़ा असहज हो गए। सच कहूं तो हमें इसकी पक्की जानकारी नहीं थी। ओयांग मुखिया समझ गए, करण परिवार भले ही अब 4 बड़े परिवारों में हो, लेकिन उसकी जड़ें अब भी उथली थीं। तो आप यहाँ किस बात पर चर्चा कर रहे थे? हमें बस इतना पता चला था, करण के पिता ने कहा, कि चैन परिवार और नगर शासक वान परिवार गए थे, लेकिन वे क्या तय कर रहे थे हमें नहीं मालूम। ओयांग मुखिया ने सिर हिलाया। मेरे पास पक्की खबर है, चैन परिवार, वान परिवार और नगर शासक तीनों एक हो चुके हैं। ये सुनते ही करण के पिता और सभी बुजुर्ग सन्न रह गए। 3 बड़ी ताकतें एक साथ। फिर ओयांग मुखिया ने एक और वार किया। और एक बात, कल रात आपके घर पर हमला करने वाले 2 काले कपड़े वाले नगर शासक ने सैनिक भेजकर उन्हें ढूंढ लिया है। ये सुनते ही करण के पिता कुर्सी पर ढीले पड़ गए। सभागार में भारी सन्नाटा छा गया। ओयांग मुखिया ने धीरे से सिर हिलाया। मैं आपको तैयार करने आया था। ताकत के सामने रणनीति अक्सर बेकार हो जाती है। वान परिवार, उन्होंने आह भरी। हमेशा की तरह सबसे चालाक निकला। शुरू में हिले भी नहीं और अब सबसे ज्यादा फायदे में हैं। करण के पिता चुपचाप सिर हिलाते रहे। कड़वी सच्चाई यही थी, इस खेल में करण परिवार कमजोर पड़ रहा था। मैं चलता हूँ, ओयांग मुखिया खड़े होते हुए बोले। कम से कम आपको सच बता दिया, अगर देर हो जाती तो शायद करण परिवार को संभलने का मौका भी न मिलता। वह मुड़े और बाहर निकल गए। सभागार में फिर वही घना सन्नाटा। 3 ताकतें एक साथ और करण परिवार तूफान के ठीक सामने। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3 दिशाओं से जाल कस चुका है। अब करण क्या चाल चलेगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 90 छोड़ना या मिट जाना। धन्यवाद। करण के पिता खड़े होकर बोले, अगर ओयांग परिवार यह खबर न देता तो हमारा करण परिवार शायद बिना समझे ही कुचल दिया जाता। करण परिवार के सभी बुजुर्ग भी खड़े हो गए और बार बार धन्यवाद देने लगे। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। ओयांग परिवार के मुखिया ने हाथ हिलाया। हम सहयोगी हैं, जो कर सकता था कर दिया। ये कहकर वे तेज कदमों से बाहर बढ़ गए। मुखिया ओयांग, करण के पिता ने आवाज दी। वे रुके। मुखिया करण, उन्होंने बिना पलटे कहा, मेरा ओयांग परिवार अब लियूचिंग में नहीं रुकेगा। आगे तुम्हें खुद ही देखना होगा। ये कहकर वे आगे बढ़ गए। उनकी पीठ कुछ झुकी हुई लग रही थी। सभागार में अजीब सी खामोशी छा गई। ओयांग परिवार इस गठबंधन से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि करण परिवार की वजह से उन्हें लियूचिंग छोड़ना पड़ रहा था। लियूचिंग, जहां उनकी जड़ें थीं, व्यापार, जमीन, संपर्क, सब यहीं रह जाएगा। चैन परिवार और नगर शासक उन्हें कुछ भी साथ ले जाने नहीं देंगे। फिर भी जाते जाते ओयांग परिवार ने करण परिवार को चेतावनी दी। यह सबसे बड़ा एहसान था। पूरे गठबंधन में सिर्फ करण परिवार ने ताकत ली थी और बदले में ओयांग परिवार को कुछ नहीं मिला, सिवाय उस एक औषधि की शीशी के।
अब बताओ, करण के पिता कुर्सी पर धंते हुए बोले। अब हम क्या करें? हाल ही तक करण परिवार शिखर पर था और अब सब कुछ फिर से छिनता दिख रहा था। कई बुजुर्गों ने लंबी सांस ली। जब सामने पूरी ताकत हो तो योजना भी बेबस हो जाती है। चैन परिवार 2 उच्च स्तरीय योद्धा, नगर शासक 1, वांग परिवार 1 और वे 2 रहस्यमयी काले कपड़े वाले, कुल 6। जबकि करण परिवार के पास सिर्फ 1, उसके साथ गुरु नील और ओयांग परिवार जो अब जा रहा था। 3 बनाम 6 लड़ाई पहले ही तय थी। करण के पिता धीरे से खड़े हुए और गंभीर स्वर में बोले, ऐसी हालत में हमें लियूचेंग छोड़ना होगा। मुखिया, एक बुजुर्ग चिल्लाया, ये हमारी जड़ है, पीढ़ियों से, या फिर लड़ लेते हैं। दूसरा बोला, मरेंगे तो साथ। लड़ाई। करण के पिता हंसे, कड़वी हंसी, लड़ेंगे तो मछली तो मरेगी ही, जाल बचेगा या नहीं उसकी भी गारंटी नहीं। सभागार फिर से चुप हो गया। सब जानते थे ये फैसला टाला नहीं जा सकता। ओयांग परिवार भी जा रहा है, करण परिवार रुकता है तो बस तबाही बचेगी। ठीक है, करण के पिता ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, तो फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे। एक दिन हम वापस आएंगे और उस दिन लियूचेंग में फिर से करण परिवार का नाम गूंजेगा। लियूचेंग छोड़ना तय है, पर क्या यह अंत है या नई शुरुआत? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 91 दांव जो बाजी पलट दे। ठीक है, करण के पिता खड़े होते हुए बोले, सब लोग तैयारी करो, तुरंत लोगों को सूचित करो, हम अभी लियूचेंग छोड़ेंगे। सभी बुजुर्ग उठे और बिना देर किए आदेश मानने चले गए। अब जब जाना तय था तो देर करना खुद मौत को बुलाने जैसा था। अगर चेन परिवार और नगर शासक हमला करने आ गए तो तब भागने का मौका भी नहीं बचेगा। सभागार में अब सिर्फ करण और उसके पिता रह गए। करण उठ खड़ा हुआ। करण, पिता ने थके स्वर में पूछा, तुम्हारे हिसाब से हमें जाना कहाँ चाहिए? लियूचेंग उनकी जड़ थी, इसे छोड़कर कहाँ बसेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। किसी भी शहर में जाओ, वहाँ पहले से ताकतें होंगी, या तो साधारण बनकर जियो या फिर टकराव तय है। करण ने सीधी और शांत नज़र से अपने पिता को देखा। पिता, उसने पूछा, क्या सच में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा? करण के पिता उसकी आंखों में देखने लगे, मानो आखिरी उम्मीद ढूंढ रहे हों। अगर यह संकट टल जाए, थोड़ा समय मिल जाए, तो वह जानता था लियूचेंग एक दिन करण परिवार का होगा। करण मुस्कुराया और सिर हिलाया। पिता, उसने कहा, मान लीजिए हम लियूचेंग छोड़ भी दें तो हमारी असली ताकत कम नहीं होगी। मत भूलिए, मेरे गुरु महान औषधि गुरु हैं। करण के पिता कुछ सोचने लगे। ये सच था, जहाँ भी महान औषधि गुरु होगा वहाँ संसाधनों की कमी नहीं होगी, और संसाधन हो तो विकास बस समय की बात है। लेकिन करण ने आगे कहा, अगर आप इतना छोड़ना नहीं चाहते तो हमारे पास न जाने का भी तरीका है। करण के पिता चौंककर उसकी ओर देखने लगे। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, मानो ये संकट उसके लिए कोई मायने ही न रखता हो। पिता, करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस हालात को तोड़ना असल में बहुत आसान है। आसान? करण के पिता ने अविश्वास से पूछा, हम अभी किससे लड़ रहे हैं? करण बोला, ताकत से। उनके पास ज्यादा उच्च स्तरीय योद्धा हैं, इसलिए वे जीत रहे हैं। तो हमें क्या करना है? बस उच्च स्तरीय योद्धा बढ़ाने हैं। लेकिन कहाँ से? करण के पिता ने तुरंत पूछा। और क्यों वे हमारी मदद करेंगे? करण ने धीमे से 2 शब्द कहे, फायदा। इस दुनिया में, वह आगे बोला, कोई भी लाभ से बाहर नहीं है, चाहे वह योद्धा हो या औषधि विद्या का उस्ताद। सही कीमत दो तो कोई भी तुम्हारे लिए जान तक देने को तैयार होगा। ओयांग परिवार भी इसी का उदाहरण है। करण 2 कदम आगे बढ़ा। पिता, उसकी आवाज और ठोस हो गई, क्या लियूचेंग में सिर्फ वही उच्च स्तरीय योद्धा हैं? और अगर यहाँ नहीं तो क्या दूसरे शहर नहीं हैं? दुनिया में हजारों उच्च स्तरीय योद्धा हैं। वे चेन परिवार, नगर शासक या वांग परिवार से कमजोर नहीं। करण के पिता चुप रह गए, लेकिन उन्होंने धीमे से कहा, हम उन्हें अपने लिए कैसे लड़वाएंगे? करण की मुस्कान और गहरी हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायदे की कीमत तय होगी।
पर क्या करण इतना बड़ा दांव लगाने को तैयार है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 92 सौदे की ताकत। तरीके बहुत हैं, करण ने शांत लेकिन दबंग स्वर में कहा। जैसा मैंने कहा, सबसे आसान तरीका है फायदा। अगर लाभ काफी बड़ा हो, उसकी आंखों में तेज चमक आए, तो सिर्फ उच्च स्तरीय योद्धा ही नहीं, महायोद्धा, यहाँ तक कि सम्राट स्तर के योद्धा भी मदद के लिए आ सकते हैं। पिछले जीवन में करण अनगिनत योद्धाओं को इकट्ठा कर चुका था। महायोद्धा, सम्राट स्तर, यहाँ तक कि दैवी योद्धा भी उसे अच्छी तरह पता था। ऐसे लोगों को कैसे बुलाया जाता है? आम लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि पहला, उनके पास देने को पर्याप्त लाभ नहीं होता। दूसरा, उनकी हैसियत इतनी नहीं होती कि वे उन तक पहुंच ही सकें। लेकिन अब हालात बहुत तात्कालिक हैं। करण के पिता ने चिंता से पूछा, इतने कम समय में क्या हम सच में ऐसे लोगों को बुला पाएंगे? करण ने बिना हिचक सिर हिलाया। पिता, बिल्कुल, इस दुनिया में उड़ने वाले पशु भी हैं। अगर दाम सही हो तो कोई भी ना नहीं कहेगा। हम उन्हें जिंदगी भर के लिए नहीं खरीद रहे, करण ने स्पष्ट किया, सिर्फ कुछ समय के लिए बुला रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत है? अंधेरी रात में जैसे एक रोशनी दिखी हो। करण के पिता की आंखें चमक उठीं। तो बताओ, उन्होंने उतावलेपन से पूछा, हमें किन रास्तों से उच्च स्तरीय योद्धा मिल सकते हैं? कीमत क्या होगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरा करण परिवार भी दांव पर लगाने को तैयार हूँ। करण मुस्कुराया और धीरे से बोला, पिता, इतना घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास अब भी सबसे बड़ा फायदा है। और वह क्या? पिता ने पूछा। मेरे गुरु, करण ने सहजता से कहा। वे महायोद्धा हैं। वे अगर कुछ भी निकाल दें तो उच्च स्तरीय योद्धा जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाएं। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर महायोद्धा भी ललचा जाएं। तो चिंता मत कीजिए, करण ने अपनी अंगूठी से खेलते हुए कहा। हमारे पास इतना लाभ है कि लोग मरने तक को तैयार हो जाएं। लेकिन पिता ने फिर पूछा, इतनी जल्दी उन्हें ढूंढेंगे कैसे? करण मुस्कुराया। पिता, उसने कहा, इसीलिए मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, हमें लियू चेंग छोड़ने की जरूरत नहीं। लियू चेंग, पिता की भौहें सिकुड़ी। यहाँ तो कोई उच्च स्तरीय योद्धा है ही नहीं। करण ने धीमे से एक नाम लिया, जुएमिंग मंडप। जुएमिंग मंडप। पिता चौंक गए। वहाँ वे तो सिर्फ औषधियाँ बेचते हैं। करण हंसा। पिता, जुएमिंग मंडप को कम मत आंकिए, वे सिर्फ छुपे हुए हैं। पूरे महान राज्य में उनकी शाखाएं हैं। वे लियू चेंग में कमाने नहीं आए, वे जानकारी इकट्ठा करने आए हैं। करण की आवाज गहरी हो गई। वहां पहले का प्रबंधक भी उच्च स्तरीय योद्धा था, अब जो नया प्रबंधक है वह भी। क्या इतना संयोग हो सकता है? नहीं, इसका सिर्फ एक मतलब है। जुएमिंग मंडप एक बहुत बड़ी ताकत है और उनके नियम शायद यही हैं कि हर शाखा का प्रभारी उच्च स्तरीय योद्धा ही हो। सभागार में गहरी खामोशी छा गई। अगर जुएमिंग मंडप ने हाथ बढ़ाया तो क्या पूरा खेल उलझ जाएगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 93 एक कुर्सी पूरा खेल। करण, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जुएमिंग मंडप में उच्च स्तरीय योद्धा मौजूद है? करण के पिता ने गंभीर स्वर में पूछा। करण ने सिर हिलाया। ये बात मेरे गुरु ने खुद कही है। उन्होंने जुएमिंग मंडप से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी दी थीं, इसीलिए मैं इतना जानता हूँ। करण जानता था, बहुत ज्यादा होशियार दिखना कभी कभी खतरा बन जाता है। समझदार होना ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा समझदार दिखना मुसीबत बुलाना है। इस दुनिया का पानी बहुत गहरा है। जब तक खुद की ताकत पूरा बचाव न बन जाए, छुपकर चलना ही बेहतर है। करण के पिता की आंखों में उत्साह चमक उठा। तो क्या हमारे करण परिवार के पास ऐसी कोई चीज है जो जुएमिंग मंडप को प्रभावित कर सके? करण मुस्कुराया। उसने अपने पिता की ओर देखा और अचानक पूछा, पिता, अगर आपको लियू चेंग का नगर शासक बनने का मौका मिले तो क्या आप चाहेंगे? नगर शासक? करण के पिता अवाक रह गए। ऐसी इच्छा तो वह सपने में भी करता था, लेकिन इच्छा से क्या होता है? लियू चेंग का नगर शासक महान राज्य द्वारा नियुक्त होता है। उनका महान राज्य से कोई सीधा संबंध नहीं। फिर ये संभव कैसे? उन्होंने कड़वाहट से कहा।
चाहना तो हर कोई चाहता है, लेकिन नगर शासक कियान इतना लालची है, वह कभी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। करण की आंखों में ठंडी चमक आई। किसने कहा कि उसकी सहमति जरूरी है? अगर आप नगर शासक बनना चाहते हैं, तो वह चाहे या न चाहे, उसे हटना पड़ेगा। वह महान राज्य का अफसर है। आदेश मिले तो ना कहने की हिम्मत नहीं करेगा। करण के पिता चौंके, लेकिन क्या महान राज्य उसे हटाएगा? वह तो अपनी कुर्सी पर मजे से बैठा है। करण मुस्कुराया, पिता, आप भूल रहे हैं, मेरे गुरु महायोद्धा हैं। चाहे वे घायल हों, महायोद्धा महायोद्धा ही रहता है। उनकी नज़र में लियू चेंग का नगर शासक चींटी से ज्यादा नहीं। करण के पिता फिर भी हिचकिचाए, लेकिन करण, क्या हम तुम्हारे गुरु का इतना इस्तेमाल करना ठीक कर रहे हैं? हम पहले ही उनसे बहुत फायदा ले चुके हैं। करण ने झुंझलाकर हाथ हिलाया, पिता, आप बहुत ज्यादा संकोच करते हैं। अगर आप लियू चेंग के नगर शासक बनते हैं, तो हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। लियू चेंग हमारा आधार बनेगा। ओयांग परिवार की मदद से हम पूरा शहर काबू में ले सकते हैं, और तब हम गुरु की और बेहतर मदद कर पाएंगे। वह कर्ज आगे चलकर चुका देंगे। करण के मन में सब कुछ साफ था। उसे अपने गुरु की चीजों पर निर्भर होने की जरूरत ही नहीं। उसके पास खुद की ताकत थी, औषधि विद्या। अगर वह चाहे तो कुछ ही पलों में परिपूर्ण औषधियां तैयार कर सकता है। लियू चेन का नगर शासक, चेन परिवार, यहाँ तक कि छुपा बैठा वांग परिवार, उसकी नज़र में सब छोटे मोहरे थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नगर शासक की कुर्सी अगर हिल गई तो क्या पूरा लियू चेंग पलट जाएगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 94, कीमत और फैसला। करण के पिता कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, तो हमें जुएमिंग मंडप को साथ लाने के लिए कितनी कीमत चुकानी होगी? करण ने एक जैद की शीशी निकाली और कहा, अगर सिर्फ तुरंत आने वाला संकट टालना है तो 20 परिपूर्ण ऊर्जा संग्रह औषधियां काफ़ी हैं। अगर चेन परिवार, नगर शासक और वांग परिवार तीनों को पूरी तरह मिटाना है तो लगभग 100 चाहिए, और अगर आपको लियू चेन का नगर शासक बनना है तो करीब 30। उसका लहजा ऐसा था मानो सब्जी मंडी में भाव बता रहा हो। करण के पिता बुदबुदाए, इतनी ज्यादा परिपूर्ण ऊर्जा संग्रह औषधि असाधारण होती है। 10 औषधियां किसी साधारण योद्धा को सीधे उच्च स्तरीय योद्धा की सीमा तक पहुंचा सकती हैं। 100 का मतलब 10 उच्च स्तरीय योद्धा। क्या ये सौदा वाकई ठीक है? करण निरुत्तर रह गया, फिर सिर हिलाकर बोला, पिता, औषधि तो मरी हुई चीज है, वह सिर्फ इस्तेमाल के लिए होती है। करण के पिता ने लंबी सांस ली, लेकिन क्या तुम्हारे गुरु परिपूर्ण औषधियां खुद बना सकते हैं? ये तो उनकी वर्षों की जमा पूंजी होंगी। करण कुछ कहने ही वाला था कि मैं बना सकता हूँ, लेकिन रुक गया। ये सच अभी बताने लायक नहीं था। वह बस बोला, पिता, आप गुरु की क्षमता को कम आंक रहे हैं। वह महायोद्धा हैं, उनके लिए कुछ परिपूर्ण औषधियां कोई बड़ी बात नहीं। अब उन्हें इन औषधियों पर शोध भी नहीं करना, तो हम उनके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। करण के पिता ने झिझकते हुए पूछा, क्या ये ठीक है? बिल्कुल, करण ने बिना सोचे कहा। करण के पिता ने निर्णय लिया, ठीक है, मैं जुएमिंग मंडप से बात करूंगा। अगर वे मान गए तो हमें लियू चेंग छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर करण ने गंभीर स्वर में जोड़ा, पिता, यह मौका बहुत खास है। इस बार हम वांग परिवार, नगर शासक और चेन परिवार तीनों को एक साथ खत्म करेंगे। इसलिए अभी किसी बुजुर्ग को कुछ मत बताए। सबको यही लगे कि हम बिल्कुल बेबस हैं, ताकि वे सारी ताकत एक जगह जमा करें और हम एक ही बार में सब साफ कर दें। करण के पिता मुस्कराए, चिंता मत करो, मैं समय आने पर सब संभाल लूंगा। फिर उन्होंने कहा, लेकिन तुम सावधान रहना, सब खत्म होने के बाद तुम चेन्यांग शहर जाकर औषधि परीक्षा देना। आधिकारिक औषधि विद्वान बनते ही तुम्हारी जान पूरी तरह सुरक्षित होगी। करण मुस्कुराया और बाहर की ओर बढ़ गया। पिता, चिंता मत कीजिए, मुझे कोई छू भी नहीं सकता। बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार कीजिए। ये संकट असल में मौका था। अगर करण परिवार इसे पार कर गया तो उसकी उड़ान
यहीं से शुरू होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्या ज्यूमिंग मंडप साथ देगा? और क्या एक ही वार में 3 बड़े परिवार गिरेंगे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 95 पर्दे के पीछे का मंडप। लियुचेंग की गलियां पहले से कहीं ज्यादा सुनसान हो चुकी थीं। ज्यूमिंग मंडप का कारोबार भी लगातार गिरता जा रहा था। काउंटर पर बैठे प्रबंधक झांग की ओर देखते हुए एक दासी मुस्कुराकर बोली, प्रबंधक झांग, हाल के दिनों में व्यापार सच में बहुत खराब हो गया है। अगर करण परिवार का वह लड़का यहाँ से खरीदारी न करता तो शायद मुख्यालय से मदद मांगनी पड़ती। झांग प्रबंधक ने बेबस होकर आह भरी, सच कह रही हो, कभी कभी लगता है काश मुझे भी किसी बड़े और समृद्ध शहर में तैनाती मिल जाती। मेरे पुराने साथी सब आराम से जी रहे हैं और मैं हर दिन इस छोटे से मंडप को संभालता रहता हूँ। दासी ने भी शिकायत की, लियुचेंग, इतना खास भी नहीं, समझ नहीं आता मुख्यालय ने यहाँ शाखा क्यों खोली। ये सुनते ही झांग प्रबंधक का चेहरा सख्त हो गया। लियू मुख्यालय के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। उनकी सोच हम जैसे लोगों की समझ से बाहर है। हमें बस अपना काम ठीक से करना चाहिए और याद रखना, मुख्यालय की ताकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। दासी तुरंत घबरा गई, समझ गई, अब ऐसा कभी नहीं कहूंगी। झांग प्रबंधक ने संतोष से सिर हिलाया। अच्छा है, यह मत सोचना कि लियुचेंग दूर है तो कोई देख नहीं रहा। मुख्यालय की नज़र हर जगह होती है। तभी दासी ने बाहर देखा और उत्साहित होकर बोली, प्रबंधक झांग, देखिए, करण परिवार का वही युवक फिर से आ गया है। इस बार वह छोटी लड़की साथ नहीं है। ओह! झांग प्रबंधक ने भी बाहर झांका। इन सूनी गलियों में करण जैसा ग्राहक अपने आप में खास था। करण सीधे ज्यूमिंग मंडप में दाखिल हुआ। दासी ने आदर से पूछा, युवा स्वामी करण, आज क्या चाहिए? करण ने हाथ हिलाया और पीछे की ओर इशारा किया। मेरे साथ चलिए, झांग प्रबंधक ने तुरंत कहा। लियू तुम दुकान संभालो, अगर कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। ये कहकर वह पीछे के संकीर्ण दरवाजे से अंदर गया। करण भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंचा। दरवाजा भले छोटा था, लेकिन अंदर का दृश्य करण को एक पल के लिए चौंका गया। रेशमी पर्दे, लाल लकड़ी की मेज कुर्सियां, बेहद कीमती चाय पात्र, सब कुछ शानदार और रहस्यमय। झांग प्रबंधक मुस्कुराया, लगता है तुमने देख लिया। ज्यूमिंग मंडप जैसा बाहर दिखता है वैसा है नहीं। करण ने शांत भाव से सिर हिलाया। अगर वह अपने पिछले जीवन में इतना अनुभव न रखता तो शायद ये भी न जान पाता कि झांग प्रबंधक और पहले वाले प्रबंधक दोनों उच्च स्तरीय योद्धा थे। लियुचेंग के नगर शासक और चेन परिवार तक इस बात को नहीं समझ पाए थे, वरना वे कब के ज्यूमिंग मंडप के आगे झुक चुके होते। झांग प्रबंधक ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, मुझे जानने की उत्सुकता है, तुमने ये सब कैसे पहचाना? करण ने सीधे उत्तर दिया, मैं नहीं बता सकता। ये सुनकर झांग प्रबंधक एक पल के लिए अचकचा गया। वह किसी बड़े खुलासे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन करण के चेहरे पर न कोई घमंड था, न कोई दिखावा। झांग मन ही मन सोचने लगा, जब मैं जवान था तो जरा सी काबिलियत दिखते ही पूरी दुनिया को बताना चाहता था, लेकिन ये लड़का अलग है। अगर वह करण की पहचान न जानता तो शायद उसे कोई पुराना रहस्यमय बुजुर्ग समझ बैठता। झांग प्रबंधक चुपचाप उसे देखता रहा। वह हैरानी जिसकी उसे उम्मीद थी, आखिरकार दिखी ही नहीं। क्या करण ज्यूमिंग मंडप को अपने पक्ष में कर पाएगा? और क्या इस शांत बातचीत के पीछे कोई बड़ा तूफान छुपा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 96 परख की औषधि। करण, क्या तुम्हें जरा भी जिज्ञासा नहीं हो रही? झांग प्रबंधक ने पूछा। करण ने सिर हिलाया और शांत स्वर में बोला, मेरे गुरु ने आपकी पहचान पहले ही बता दी है, इसलिए हैरानी नहीं है। दाशा साम्राज्य की शीर्ष शक्तियों में से एक होने पर यह ठाठ बाट स्वाभाविक है। झांग प्रबंधक मन ही मन चकित रह गया। क्या संयम है इस युवक में? अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक दर्जनों सवाल पूछ चुका होता। ठीक है, झांग प्रबंधक ने मुस्कुराकर कहा, तो बताओ, आज खास तौर पर मेरे पास क्यों आए हो?
उसने खुद करण के लिए एक प्याला चाय उड़ेला। अब दिखावे की जरूरत नहीं थी। करण सब जानता था, महान योद्धा होने के नाते भले ही मुख्य संगठन में उनकी हैसियत साधारण हो, लेकिन बाहर की दुनिया में वे अब भी शक्तिशाली थे, और शक्तिशाली व्यक्ति अपनी आभा नहीं छिपाता। करण आराम से बैठा, चाय का घूंट लिया और हल्की सी आवाज की, सस। झांक प्रबंधक हंस पड़ा। लगता है तुम्हें चाय का स्वाद अच्छा लगता है। करण ने चाय खत्म की, प्याला नीचे रखा और बिना भूमिका बांधे स्थान अंगूठी से 2 जैड की शीशियां निकालीं। वह उन्हें सीधे झांक प्रबंधक की ओर बढ़ा गया। प्रबंधक झांक, करण बोला, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी निर्णय हो जाए तो अच्छा रहेगा। मुझे घर लौटकर तैयारी भी करनी है। झांक प्रबंधक ने शीशियां थाम लीं और हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, युवाओं के लिए दुनिया खुली होती है। अगर लियूचिंग छोटा पड़ जाए तो और जगहें भी हैं। करण ने सिर हिलाया और इशारे से कहा, पहले अंदर देख लीजिए। झांक प्रबंधक ने पहली शीशी खोली। एक औषधि हथेली में गिरी और खंक, उसका हाथ कांप गया। चाय का प्याला जमीन पर गिरकर टूट गया, लेकिन उसकी नज़र प्याले पर नहीं थी। उसकी आंखें सिर्फ उस औषधि पर जमी थीं। उसने औषधि को नाक के पास लाकर धीरे से सूंघा, फिर अविश्वास से बोला, ये तो पूर्ण क्यू संग्रह औषधि है। करण ने बिल्कुल सहजता से सिर हिलाया। झांक प्रबंधक कुछ पल तक औषधि को देखता रहा। उसकी सांस थोड़ी तेज हो गई। पूर्ण क्यू संग्रह औषधि, वह बुदबुदाया, इतनी शुद्ध, इतनी संपूर्ण। करण ने होंठ सिकोड़ लिए। इसमें देखने लायक खास है ही क्या? उसके लिए पूर्ण औषधि सामान्य बात थी। काफी देर बाद झांक प्रबंधक ने नजर उठाकर करण की ओर देखा। तुम्हें डर नहीं कि मैं ये औषधि हड़प लूं? नहीं, करण ने तुरंत उत्तर दिया। झांक प्रबंधक जोर से हंसा। अच्छा, पता नहीं औषधि की कीमत ज्यादा है या तुम्हारी हिम्मत? फिर उसने पूछा, तो बताओ, इन औषधियों के बदले क्या चाहिए? आत्माशिलाएं। करण ने हाथ हिलाया। नहीं, इस तरह की औषधि आत्माशिलाओं से खरीदी नहीं जा सकती। अगर मुझे सिर्फ आत्माशिलाएं चाहिए होती तो मैं इन्हें कभी लेकर नहीं आता। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द वजनदार। मेरे गुरु महान औषधि गुरु हैं। अगर मुझे धन चाहिए तो वे उच्च स्तरीय क्यू संग्रह औषधि बनाकर ही सब कुछ पा सकते हैं। झांक प्रबंधक चुप हो गया। उसके सामने बैठा युवक अब उसे साधारण करण परिवार का वारिस नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति जो बाजी लगाने आया था, और दांव बहुत बड़ा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या जुएमिंग मंडप इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? और इन 2 शीशियों के बदले करण असल में क्या मांगने आया है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें। फायर ओपन बुक, अध्याय 97, आग की जड़, असली दांव। झांक प्रबंधक करण को ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हारे गुरु तुमसे सच में बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि मेरी प्रतिभा अच्छी है। करण मुस्कुराया, इतना आत्मविश्वास? झांक प्रबंधक भी हंसा। आजकल ऐसे युवक कम ही दिखते हैं। मतलब मुझे आत्ममुग्ध कह रहे हो? करण ने होंठ टेढ़े किए और बोला, मैं सर्वोच्च अग्नि आत्मजड़ हूँ। झांक प्रबंधक झुके हुए टूटे प्याले को उठाने ही वाला था, लेकिन ये शब्द सुनते ही उसका हाथ हवा में ही रुक गया। प्याले की परवाह एक पल में गायब हो गई। करण, उसकी आवाज भारी हो गई, तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा, मैं सर्वोच्च अग्नि आत्मजड़ हूँ। करण ने दोहराया। झांक प्रबंधक सीधे खड़ा हो गया। क्या ये सच है? करण ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में हल्का सा तिरस्कार था, जैसे कह रहा हो, दुनिया नहीं देखी तो हैरानी तो होगी ही। झांक प्रबंधक धीरे धीरे बोला, तो यही वजह है, इसीलिए तुम्हारे गुरु ने तुम्हें स्थान अंगूठी दी, इसीलिए पूर्ण क्यू संग्रह औषधि, इसीलिए पूरे करण परिवार में खुद आकर बैठे। सर्वोच्च अग्नि आत्मजड़, वाकई अविश्वसनीय। करण जानता था इस जड़ की कीमत। औषधि विद्या में ये जड़ हर औषधि गुरु का सपना होती है। अग्नि पर नियंत्रण बेमिसाल। अगर ऐसा व्यक्ति दिल लगाकर औषधि विद्या सीखे तो महान औषधि गुरु बनना लगभग तय। मैं आज यहाँ एक सौदा करने आया हूँ। करण ने विषय बदला। झांक प्रबंधक गंभीर हो गया। क्या सौदा? मैं चाहता हूँ कि जुएमिंग मंडप मेरी मदद करे।
और चेन परिवार, नगर शासक और वान परिवार तीनों का अंत हो। झांक प्रबंधक सिर हिलाकर बोला, नामुमकिन। भले तुम तीसरे स्तर की नहीं, 5वें स्तर की पूर्ण औषधि ही क्यों न लाओ। जुएमिंग मंडप सीधे युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करता, यह हमारे नियम हैं। करण मुस्कुराया, मैं जानता हूँ। वह शांत बोला, मैं आपसे सीधा हस्तक्षेप नहीं चाहता, सिर्फ एक संदेश। क्या संदेश पहुंचाना भी नियमों के खिलाफ है? झांक प्रबंधक एक पल को चुप रह गया, फिर बोला, तुम हमारे नियम बहुत अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। करण ने सहजता से कहा, बिना जाने मैं कभी बाजी नहीं लगाता। ठीक है। झांक प्रबंधक ने गहरी सांस ली, तो बताओ कीमत क्या है? जो औषधियाँ अभी दी हैं, 50 पूर्ण क्यू संग्रह औषधियाँ। यह अग्रिम है। झांक प्रबंधक तुरंत जांच में लग गया। कुछ ही देर में उसकी आंखें और गहरी हो गईं। सच में पूरी 50? एक भी कम नहीं। वह गंभीर स्वर में बोला, और बाकी 50 क्या तुम वाकई दे सकोगे? मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। करण ने बिना हिचक कहा, तुम्हारी जान किसी काम की नहीं। झांक प्रबंधक ने सीधा कहा, तो मेरी सर्वोच्च अग्नि आत्मा जड़। करण मुस्कुराया, और मेरी औषधि गुरु की पहचान। औषधि गुरु? झांक प्रबंधक चौंक गया, क्या तुम पहले ही औषधि गुरु बन चुके हो? आज की हैरानी उसकी जिंदगी की सारी हैरानियों से ज्यादा थी। पूर्ण औषधि, सर्वोच्च अग्नि आत्मा जड़, और अब औषधि गुरु। ये युवक आखिर है क्या? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या जुएमिंग मंडप इस सौदे को मानेगा? और अगर संदेश पहुंचा तो लियूचेंग में किसका अंत तय होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें। फायर ओपन बुक, अध्याय 98, सौदा तय, शिकारी सक्रिय। इस हालत में मैं तुम पर एक बार भरोसा करता हूँ। झांक प्रबंधक ने करण को देखते हुए कहा, तो आपके इस भरोसे के लिए धन्यवाद। झांक प्रबंधक, करण ने हाथ जोड़कर कहा, असल में करण के लिए 100 पूर्ण क्यू संग्रह औषधियाँ कोई बड़ी बात नहीं थीं। जब तक क्यू संग्रह औषधि के आवश्यक आध्यात्मिक पौधे हों, वह जितनी चाहे उतनी परफेक्ट औषधियाँ बना सकता था। लेकिन वह झांक प्रबंधक को पूरी तरह नहीं जानता था। जुएमिंग मंडप जैसे विशाल संगठन पर उसे भरोसा था, क्योंकि ऐसे संगठन साख को जान से ज्यादा महत्व देते हैं। सिर्फ कुछ परफेक्ट औषधियों के लिए वे अपने सिद्धांत कभी नहीं तोड़ते। लेकिन झांक प्रबंधक वह एक व्यक्ति था, और इंसान आखिर इंसान होता है। अगर लालच में आकर उसने औषधियां रख लीं और महान योद्धा न बुलाए तो मुसीबत हो सकती थी। तुम इन 100 परफेक्ट क्यू संग्रह औषधियों से क्या करवाना चाहते हो? झांक प्रबंधक ने पूछा। करण हल्का सा मुस्कुराया, मैं चाहता हूं कि लियूचेंग में चेन परिवार, नगर शासक और वान परिवार तीनों गायब हो जाएं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में हजारों जानों का फैसला था। झांक प्रबंधक युद्ध और रक्तपात देख चुका था, लेकिन एक युवा से इतनी ठंडी बात सुनकर भी वह थोड़ा चौंका। फिर बोला, चेन परिवार और वान परिवार मर सकते हैं, लेकिन नगर शासक नहीं। करण ने थोड़ा सोचा, वह समझ गया। नगर शासक शाही सत्ता का प्रतिनिधि था, उसे सीधे मारना राजवंश को सीधी चुनौती देना होता। ठीक है, करण बोला, तो ऐसा करते हैं, आप 10 महान योद्धा भेजिए, वे मेरे आदेश में रहेंगे, और इस तरह जुएमिंग मंडप सीधे इस मामले से अलग रहेगा। झांक प्रबंधक ने भौं उठाए, तुम एक साधारण योद्धा, उन्हें आदेश दोगे? करण मुस्कुराया, क्यों नहीं, मैं नियोक्ता हूँ, और अभी 50 परफेक्ट औषधियाँ बाकी हैं। जो नहीं मानेगा उसे औषधि नहीं मिलेगी, और जो अच्छा काम करेगा उसे अतिरिक्त इनाम मिलेगा। झांक प्रबंधक हंस पड़ा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो नियमों के अनुसार ही होगा। इस बार जुएमिंग मंडप सिर्फ संदेश पहुंचाएगा, इनाम का सिर्फ 10वां हिस्सा लेगा। कुल 10 परफेक्ट क्यू संग्रह औषधियाँ अभी 5 जमा होंगी, बाकी 45 कार्य जारी करने में लगेंगी। और उसकी आवाज़ सख्त हो गई, काम पूरा होने पर तुम्हें बाकी औषधियाँ देनी होंगी, क्योंकि इस मिशन में तुम्हारी पहचान औषधि गुरु प्रतिभा जुड़ी है। अगर औषधि नहीं दी तो जुएमिंग मंडप
तुम्हारी जान ले सकता है। मंजूर है, करण ने बिना हिचक सिर हिला दिया। इन नियमों को वह पहले से जानता था। उसे कोई डर नहीं था। तो फिर मैं मिशन जारी करता हूँ। झांक प्रबंधक ने एक छोटी बांसुरी निकाली और हल्के से फूंक मारी। अगले ही पल जुएमी मंडप के बाहर पक्षियों की तेज आवाज गूंजी और छत के गुप्त द्वार से एक विशाल उड़ता हुआ प्राणी तेजी से अंदर उतर आया। अब मिशन जारी हो चुका है। 10 महान योद्धा किसके लिए हथियार उठाएंगे और क्या लियू चेंग खून से नहाने वाला है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। फायर ओपन बुक अध्याय 99 संदेश उड़ चुका है। चारों ओर नजर दौड़ाते ही करण के सामने एक धूसर रंग की स्कायलार्क दिखाई दी। स्कायलार्क द्वितीय स्तर की जादुई पक्षी होती है। स्वभाव से डरपोक लेकिन रफ्तार में बेजोड़। इन्हें अक्सर सूचना पहुंचाने वाले दूत के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। पर समस्या यही है, जादुई पशुओं का स्वभाव अनिश्चित होता है। भले ही वे शाकाहारी हों, उन्हें प्रशिक्षित करना बेहद कठिन होता है। इसी वजह से स्कायलार्क काफ़ी महंगी होती है और पूरी तरह प्रशिक्षित स्कायलार्क तो और भी ज़्यादा कीमती। इस स्कायलार्क को देखकर करण को पूरा यकीन हो गया। जुएमी मंडप की ताकत पूरे दाशिया साम्राज्य में फैली हुई है। झांक प्रबंधक ने कलम और कागज निकाला और तेजी से कुछ लिखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कागज मोड़कर एक छोटे बांस के नल में रखा। उड़ो कहते हुए झांक प्रबंधक ने स्कायलार्क के सिर पर थपकी दी, थोड़ा दाना खिलाया और अगले ही पल वह पक्षी छत के गुप्त द्वार से बिजली की तरह आसमान में उड़ गया। ये संदेश विशेष कोड में लिखा गया है, झांक प्रबंधक ने कहा, और चेन्यांग नगर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। निश्चिंत रहो, कुछ भी गलत नहीं होगा। करण जानता था कि स्कायलार्क कितनी तेज उड़ती है। उसकी दी हुई कीमत और मिशन की कम कठिनाई, इन दोनों के साथ पर्याप्त महान योद्धा बहुत जल्दी जुट जाएंगे। अगर वे पूरी ताकत से आए तो 2 घंटे भी नहीं लगेंगे। 2 घंटे में न वांग परिवार तैयार होगा न चेन परिवार, तो मैं पहले करण परिवार लौटता हूँ। करण बोला। जब वे लोग पहुँचे उन्हें सीधे करण परिवार भेज देना। अंतिम घूंट चाय पीकर करण उठा और बाहर निकल गया। उसकी पीठ को देखते हुए झांक प्रबंधक गंभीर हो गया। दुनिया में प्रतिभाएं बहुत हैं, पर करण जैसा युवा दुर्लभ है। अगर वह अकस्मात न मरा तो भविष्य में पूरे महाद्वीप को हिला देने वाला अस्तित्व बनेगा। झांक प्रबंधक न सिर्फ उसकी औषधियों को देखकर प्रभावित था, बल्कि उसकी दृष्टि, निर्णय क्षमता और निडरता से भी। जब करण परिवार लौटा तो सिर्फ 1 घंटा बीता था, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। न पहले जैसी चहल पहल, न हंसी ठिठोली, हर तरफ भागदौड़, शोर, और उस शोर में छुपी उदासी। भैया, आप कहाँ चले गए थे? किनछिंग दौड़ती हुई आई। आपने अभी तक सामान भी नहीं बांधा, जल्दी करो, हम लोग जल्द ही निकलने वाले हैं। करण ने अपनी बहन को देखा और हल्के से मुस्कुराया। शायद उसे अभी तक पता नहीं था कि करण परिवार लियू चेंग छोड़ने वाला है। अगर सच में यहाँ से जाना पड़ा तो आगे की राह काफी कठिन होगी। ठीक है, करण बोला, मैं अभी साफ सफाई करता हूँ, तुम भी अपना सामान समेट लो, बाद में मैं तुम्हारे लिए मीठी गोलियां बनाऊंगा। उसने बहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। सच, किनछिंग की आंखें चमक उठीं। इस बार ज्यादा बनाना, ऐसी जो हर दिन खा सकूं, दिन में एक वाली नहीं। उसके 2 छोटे दांत बाहर झलक आए। ठीक है, करण हंसते हुए बोला, लेकिन पहले पिता से थोड़ी बात करनी है। जाओ जाओ, किनछिंग ने बेपरवाही से हाथ हिला दिया। मैं सामान समेटती हूँ। करण हल्का सा सिर हिलाकर सभा कक्ष की ओर बढ़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। संदेश उड़ चुका है, महान योद्धा रास्ते में हैं, लेकिन क्या वे समय पर पहुंचेंगे? और क्या करण परिवार वाकई लियू चेंग छोड़ेगा, या ये शहर किसी और का घर उजाड़ने वाला है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। फायर ओपन बुक अध्याय 100 जाल पूरा, शिकार तय। पिता, बात हो गई है, करण ने मुस्कराते हुए कहा। उसके लिए ये सब कुछ भी बड़ा नहीं था। पिछले जन्म में वह औषधि देव था, मार्शल सम्राट तक पहुंच चुका था।
ऐसी साजिशें उसकी नज़र में बच्चों का खेल थीं, लेकिन करण के पिता अलग थे। पूरा करण परिवार उनकी जान था। ये सुनते ही उनका चेहरा खिल उठा। बहुत अच्छा, पिता ने उत्साह से कहा। तो अब हमें लियू चेंग छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही नहीं, करण ने हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। पिता ने चौंककर उसे देखा। और भी कुछ है? करण ने सिर हिलाया। मैंने 10 महान योद्धा बुला लिए हैं, और जब इतने लोग बुलाए हैं तो सिर्फ बचाव के लिए नहीं। इस बार मैं सबको एक साथ खत्म करूंगा। करण की आवाज़ शांत थी, लेकिन शब्द खून से भरे थे। पिता का दिल जोर से धड़क उठा। अगर चेन परिवार, नगर शासक और वान परिवार तीनों एक साथ मिट जाएं, तो लियू चेन का राजा करण परिवार होगा। ये ख्याल अब तक सिर्फ सपने में आता था, और आज उसका बेटा कह रहा था कि वह सपना हकीकत बनने वाला है। पिता को थोड़ा अविश्वास भी हुआ। करण ये देख हल्का सा मुस्कुराया। उसके पिता अब भी वही थे, ताकत के भूखे। उन्हें क्या पता, अगर वे मार्शल किंग बन जाएं, तो एक लियू चेन क्या, लोग खुद शहर सौंपने आ जाएं। पिता, करण ने समझाया, असल चीज अब भी ताकत ही है। पिता चौंककर होश में आए। थोड़ा झेप भी हुई, लेकिन अनुभवी मुखिया थे। पल भर में खुद को संभाल लिया। ठीक है, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, इस बार हम सबको एक साथ निपटा देंगे। चेन परिवार बहुत समय से हमें दबाता आ रहा है। अब हिसाब चुकाने का वक्त है। करण की आंखों में ठंडक उतर आई। हाँ, वह बोला, कोई नहीं बचेगा। चेन परिवार खत्म होगा। जिसने मुझे औषधि द्वंद्व में घसीटा, जिसने मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत की, उसे तो मरना ही था। उसे अब भी याद था चेन परिवार की उस लड़की का थप्पड़, जो किंचिंग के गाल पर पड़ा था। भले ही उसका बदला ले लिया गया हो, पर क्या किसी और का चेहरा उसकी बहन के बराबर हो सकता है? नहीं। जिसने उसकी बहन को छुआ, उसका पूरा परिवार दफन होने लायक था। अगर दाशिया साम्राज्य का शाही घराना भी उसकी बहन को छुए, तो करण उन्हें भी नहीं छोड़ता। इसी सोच के साथ उसके मन में एक और विचार उठा, अपनी अलग ताक बनाने का। सिर्फ करण परिवार पर निर्भर रहना अब पर्याप्त नहीं था। परिवार की गति बहुत धीमी थी। उसके मानकों के हिसाब से वे बहुत कमजोर थे। इस संकट के बाद करण ने मन ही मन सोचा, मुझे अपनी खुद की ताकत खड़ी करनी होगी। ऐसी ताकत जिसे सर्वोत्तम औषधियाँ बिना झिझक दी जा सकें। दूसरों पर निर्भर रहना मुझे पसंद नहीं। उसने पिता की ओर देखा और हाथ जोड़ दिया। पिता, मैं अभी चलता हूँ, मुझे औषधि निर्माण भी करना है। पिता ने सिर हिलाया। जाओ, उन्होंने कहा, और जब वे महान योद्धा आएं, तो खुद उन्हें संभालना। समझ गया, करण ने उत्तर दिया, और बिना पीछे देखे वह बाहर निकल गया। जाल बिछ चुका है, शिकार इकट्ठा हो रहा है। अब सवाल सिर्फ यह है, क्या चेन, वांग और नगर शासक समझ पाएंगे कि वे खुद किसके जाल में कदम रख चुके हैं? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 101 पीछा शुरू। वाकई कम उम्र में पैदा हुआ नायक करण को जाते हुए देखकर करण के पिता अनजाने में खुद को थोड़ा बुरा महसूस करने लगे। इस संकट को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया था, लेकिन करण को जरा भी चिंता नहीं थी। स्पष्ट था, करण सब कुछ पहले ही समझ चुका था। ये संकट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब ये ख्याल आया कि इतना असाधारण युवक उसी का बेटा है, तो पिता के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, उन्होंने मन ही मन कहा। बस मेरा बेटा मुझसे बहुत आगे निकल गया है। इतना समझदार और तेज दिमाग वाला बेटा, जिससे कोई भी ईर्ष्या करे। उसी समय चेन परिवार और वान परिवार दोनों को ये खबर मिल चुकी थी कि करण परिवार लियू चेन छोड़ने वाला है। नगर शासक दोनों को एक साथ देखकर जरा भी हैरान नहीं हुआ। वह खड़ा हुआ और बोला, आओ, हम खाना खा ही रहे हैं, तुम लोग भी बैठो। नगर शासक भवन के सेवक पहले ही चेन और वान परिवार के मुखियाओं के लिए बर्तन सजा चुके थे और शराब भर चुके थे। दोनों मुखिया भी बैठ गए। वे जानते थे, असली बातें अक्सर शराब की मेज पर ही तय होती हैं। चेन परिवार का मुखिया सबसे पहले बोला, नगर शासक, आपको पता होगा, करण परिवार लियू चेन छोड़ रहा है, तो क्या
हमें उनका पीछा नहीं करना चाहिए। उसकी आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी। नगर शासक कियान हल्के से मुस्कुराया। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, वह बोला। वे जा ही रहे हैं। हम लियूचेंग में उनकी सारी संपत्ति बांट लेंगे। न लड़ाई, न जोखिम, सीधा फायदा। इससे बेहतर क्या हो सकता है? उसके लिए करण परिवार हो या चेन परिवार, कोई फर्क नहीं था। जहां फायदा दिखे वह वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन तभी दोनों काले कपड़ों वाले एक साथ बोले, नहीं। उनमें से एक ने ठंडे स्वर में कहा, हम यहाँ महान औषधि गुरु को मारने आए हैं। जब तक वह जिंदा है हम कैसे रुक सकते हैं? उनका लक्ष्य साफ था, बाकी सब सिर्फ रास्ते के साधन। अगर अब पीछा नहीं किया तो मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। तभी वान परिवार का मुखिया भी बोला, मैं भी पीछा करने के पक्ष में हूँ। मैं बाघ को जिंदा छोड़कर पहाड़ लौटने देने में विश्वास नहीं रखता। हमने करण परिवार को पूरी तरह दुश्मन बना लिया है, तो फिर आधा काम क्यों? या तो उन्हें लियूचेंग में हमेशा के लिए खत्म करो, या फिर भविष्य में पछताना पड़ेगा। अब 5 लोगों में से 4 पीछा करने के पक्ष में थे। नगर शासक कुछ पल चुप रहा, फिर दांत भींचकर बोला, ठीक है, मैं भी चलूंगा। उसे मजबूरी थी। अगर वह नहीं गया तो ये लोग करण परिवार को खत्म करने के बाद उसी को निशाना बना सकते थे। आज का लियूचेंग अब पहले जैसा नहीं रहा। ओयांग परिवार जा चुका है, झाओ परिवार मिट चुका है। अगर चेन और वान परिवार पूरी तरह मजबूत हो गए तो नगर शासक सिर्फ नाम का शासक रह जाएगा, एक कठपुतली। यह उससे कभी मंजूर नहीं था। जब फैसला हो गया तो एक पल भी बर्बाद नहीं किया गया। शिकार के लिए तैयारियां तुरंत शुरू हो गईं, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिसे वे भागता हुआ शिकार समझ रहे हैं वह पहले ही जाल बिछा चुका है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब असली टकराव शुरू होगा। कौन बनेगा शिकारी और कौन शिकार? फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 102 मीठी गोलियां और लालच। औषधि कक्ष के भीतर करण शांति से औषधि बना रहा था। एक ओर गुरु नील खड़े थे तो दूसरी ओर त्यानतियान आंखें चमकाए देख रही थी। करण के सामने बैंगनी ज्वाला लहराती रही। उसे देखते ही गुरु नील अनजाने में आह भर बैठे। मैंने इसे कई बार औषधि बनाते देखा है, गुरु नील ने मन ही मन कहा, लेकिन हर बार ये दृश्य फिर भी उतना ही मोहक लगता है। उधर त्यानतियान खुशी से उछल रही थी। भैया सबसे बढ़िया हैं, वह मुस्कराई। आज फिर मुझे मीठी गोलियां मिलने वाली हैं। बैंगनी ज्वाला में औषधीय द्रव हवा में तैरने लगा। संघनन करण के आदेश के साथ तरल बूंदें एक एक कर ठोस होती गईं। पल भर में हवा में घूमती गोलियां सीधे करण के हाथों में आ गिरीं। करण ने उन्हें जैद की शीशियों में भरा और त्यानतियान की ओर बढ़ा दिया। त्यानतियान पहले से ही तैयार थी। उसने शीशी छीनी, एक गोली निकाली और मुंह में डाल ली। वाह, बहुत स्वादिष्ट। उसके चेहरे पर तुरंत खिलखिलाती मुस्कान आ गई। फिर उसने शीशी सीधे अपनी छाती से लगा ली, जैसे कोई खजाना हो। इस बार करण ने 100 से ज्यादा गोलियां बनाई थीं। लगातार कई बार औषधि बनाने के बाद उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। अभी स्तर कम है, करण ने मन ही मन सोचा। पिछले जन्म में 5 दिन रात लगातार करता था, तब भी थकान नहीं होती थी। उसी समय गुरु नील की नज़र त्यानतियान की शीशी पर टिक गई। कुछ पल झिझकने के बाद वे बोले, त्यानतियान, एक गोली मुझे भी चखने दोगी? त्यानतियान ने तुरंत शीशी को कसकर पकड़ लिया। नहीं, उसने मुंह फुलाया, ये मेरे भैया की बनाई हैं। आप इतने बड़े होकर बच्चों की चीजें छीनना चाहते हैं? खुद बना लीजिए ना, मेरी मीठी गोलियां क्यों चुरा रहे हैं? कहते ही वह भाग खड़ी हुई, ऐसी रफ्तार से मानो गुरु नील अभी छीन ही लेंगे। गुरु नील वहीं खड़े रह गए। करण खांसते हुए बोला, अगर चाहें मैं आपके लिए एक भट्टी और बना देता हूँ। अरे, फिर कैसे मना करूं? गुरु नील बोले, चेहरे पर जरा भी झिझक नहीं थी। करण मुस्कुराया और फिर से औषधि तैयार करने लगा। बैंगनी ज्वाला दोबारा नाच उठी। औषधीय पौधे हवा में घूमने लगे। गुरु नील टकटकी लगाए देखते रहे। हर बार की तरह इस बार भी करण की औषधि विद्या उन्हें चुपचाप चकित कर रही थी। और इससे पहले कि वे पूरी तरह समझ पाते, नई गोलियां फिर से आकार ले चुकी थीं।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीठी गोलियों के पीछे छिपी है एक और बड़ी तैयारी। क्या ये गोलियां सिर्फ मिठास हैं या आने वाले तूफान की शुरुआत? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें। फायर ओपन बुक अध्याय 103। एक अतिरिक्त गोली। उसी पल हवा में एक सफेद गोली अचानक आकार लेने लगी। वह बाकी 20 गोलियों से पूरी तरह अलग थी। ये क्या है? गुरु नील अचानक चौंक पड़े। 21वीं गोली। लेकिन करण ने तो कहा था कि इन साधारण औषधीय पौधों से सिर्फ 20 गोलियां ही बन सकती हैं। तो फिर यह अतिरिक्त गोली कहाँ से आ गई? क्या औषधि बनाते समय असफलता हो गई? गुरु नील ने बाकी गोलियों को ध्यान से देखा। हर गोली पर स्पष्ट रेखाएं थीं, पूरी तरह परिपूर्ण, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। तो फिर यह 21वीं गोली आखिर है क्या? गुरु नील ने नजर उठाकर करण को देखा और पाया करण के चेहरे पर भी हल्की सी हैरानी थी। करण ने हवा में तैरती उस सफेद गोली को पकड़ा और गुरु नील की ओर बढ़ा दी। उसने गोली हाथ में ली और तुरंत पहचान ली। यह करण की आंखों में एक क्षण के लिए तेज चमक आई। इस गोली का प्रभाव शरीर साधना करने वाले योद्धा की साधना को सीधे एक स्तर बढ़ा देना, बिना किसी बाधा के अधिकतम 9वें शरीर साधना स्तर तक। एक योद्धा इसे ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही ले सकता है और लगातार नहीं। यह कोई साधारण गोली नहीं थी। भले ही ये सिर्फ शरीर साधना स्तर पर असर करती हो, लेकिन फिर भी असाधारण थी। खास बात यह थी, ये गोली बिल्कुल साधारण, बिना स्तर वाले औषधीय पौधों से बनी थी। ऐसे पौधे जो बाजार में सब्जियों से थोड़े ही महंगे होते हैं और जिन्हें बड़े पैमाने पर उगाया जा सकता है। ऐसे पौधों से इतनी कीमती गोली बनना, ये तो पूरी तरह अकल्पनीय था। पहली बार करण ने अपने औषधि देह की क्षमता को गंभीरता से देखा। अगर बिना स्तर वाले पौधों से ऐसी गोली बन सकती है, तो अगर पहले स्तर के पौधे हों, दूसरे स्तर के, तीसरे स्तर के। उस पल गुरु नील का ध्यान बाकी गोलियों से पूरी तरह हट चुका था। उनकी निगाह सिर्फ करण के हाथ की गोली पर थी। स्पष्ट था, यह एक असाधारण औषधि थी। करण ने हल्की मुस्कान के साथ गोली उछालते हुए कहा, ये गोली शरीर साधना करने वाले योद्धा को सीधे एक स्तर ऊपर ले जाती है, लेकिन सीमा 9वें स्तर तक ही है। गुरु नील हक्के बक्के रह गए। ऐसी गोली, ये कैसे संभव है? वे जानते थे कि ऐसी औषधि इस दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई, और अगर इसका असर उच्च स्तर के योद्धाओं तक पहुंच जाए, तो यह पूरे महाद्वीप को हिला सकती है। करण ने सिर हिलाया। यह मेरी जन्मजात क्षमता है, वह शांत स्वर में बोला। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता और न ही जानता हूं कि इसे जानबूझकर कैसे बनाया जाए। गुरु नील स्तब्ध रह गए। इतनी भयानक क्षमता अगर किसी और के पास होती, तो शायद वह अब तक असंख्य औषधियों से पिलप बन चुका होता। और अगर ये क्षमता उच्च स्तर के औषधीय पौधों पर काम करने लगे, तो फिर किस तरह की भयानक गोलियां जन्म लेंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक आकस्मिक गोली और अनगिनत संभावनाएं। क्या ये करण की सबसे बड़ी ताक बनेगी या सबसे खतरनाक रहस्य? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें। फायर ओपन बुक अध्याय 104। किराए की ताकत। गुरु नील की आंखों में अब भी वही गहरी तल्लीनता थी। करण उन्हें देखकर मुस्कराए बिना नहीं रह सका। गुरुजी, वह हल्के स्वर में बोला, इसे समझने की कोशिश मत कीजिए। प्रतिभा और जन्मजात शक्तियां आसमान की देन होती हैं, इन्हें पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। गुरु नील झटके से होश में आए। पहली बार उन्हें सच में लगा कि कुछ चीजें वाकई स्वर्ग की देन होती हैं, मानव बुद्धि से परे। जब वह उस रहस्यमय गोली को समझ नहीं सके, तो उनका ध्यान फिर से करण की बनाई जेली गोलियों पर चला गया। करण, गुरु नील ने पूछा, इन गोलियों का असली असर क्या है? करण हंसा। मेरी बहन को मीठा बहुत पसंद है, वह बोला, और बाहर की मिठाइयों पर मुझे भरोसा नहीं। ज्यादा मिठाई सेहत के लिए खराब होती है, इसलिए मैंने खुद ये जेली गोलियां बनाई हैं। ये कोई बड़ी औषधियां नहीं हैं, सब्जियों से थोड़ी ही बेहतर, बस शरीर को हल्का सा मजबूत करती हैं, और सबसे जरूरी बात, इनसे कोई जहरीला असर नहीं होता। गुरु नील अंदर तक हिल गए।
ये औषधि विद्या की उनकी समझ को पूरी तरह तोड़ रहा था। औषधीय पौधों में जहर होता ही है, ये नियम था, लेकिन करण उन्हें मिठाई की तरह इस्तेमाल कर रहा था। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, करण ने कहा। एक सेवक भीतर आया। युवा स्वामी, उसने आदर से कहा, बाहर कुछ लोग आए हैं। उनकी आभा साधारण नहीं लगती। करण ने सिर हिलाया। आ गए। जुएमिंग मंडप ने सचमुच तेजी दिखाई थी। वह बाहर निकला। किन परिवार के द्वार पर 10 लोग खड़े थे, हथियारों से लैस, चेहरों पर सख्ती। उन्होंने अपनी ताक छुपा रखी थी, लेकिन करण जानता था ये सभी उच्च स्तरीय योद्धा हैं। तुम ही करण हो। बीच में खड़ा एक दुबला मध्यम उम्र का आदमी बोला। वह दुबला इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके चारों ओर सब लोग पहलवान जैसे थे। मैं करण हूँ। करण मुस्कुराया। अंदर आइए, काम की बातें वहीं करेंगे। तभी एक विशालकाय आदमी गरजा, बातों की क्या जरूरत, बस बताओ किसे मारना है। उसकी आवाज गरज जैसी थी। आगे खड़े आदमी ने उसे आंखों से रोका। माफ करना, वह करण से बोला, मेरा साथी थोड़ा उतावला है। आप निश्चिंत रहिए, पैसा लिया है तो काम पूरा करेंगे। करण हंस दिया। उसे ऐसे लोग पसंद थे, सीधे और खरे। भोजन और शराब पहले से तैयार है, करण ने कहा। काम से पहले पेट भर लेते हैं। ये सुनते ही उन सब के चेहरे ढीले पड़ गए। वे जल्दी में आए थे, खाना नहीं मिला था। काम बाद में, पहले दावत। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किराए की तलवारें अब किन परिवार के आंगन में थीं? क्या ये 10 योद्धा लियूचेंग की किस्मत बदल देंगे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक। अध्याय 105, दावत से पहले खून का हिसाब। उन सब के चेहरे देखकर करण समझ गया, ये लोग काफी देर से भूखे हैं। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मेरी भूख कुछ ज्यादा है। सबसे भारी भरकम आदमी पेट सहलाते हुए बोला, पता नहीं आपकी दावत काफी होगी या नहीं। करण हंस पड़ा। चिंता मत करो, वह बोला, आज पेट खोलकर खाओ पियो। अगर कम पड़ा तो और बनवा देंगे। किन परिवार के रसोइये आज पूरा दिन इसी दावत के लिए खाली हैं। आज बस एक ही आदेश है, खाओ। ये सुनते ही वह विशाल आदमी खुशी से खिल उठा। मुझे तुम्हारे जैसे सीधे लोग पसंद हैं। वह जोर से हंसा। तो फिर मैं शर्माऊंगा नहीं। ये कहकर वह सबसे पहले करण के पीछे चल पड़ा। बाकी लोग भी मुस्कराते हुए साथ हो लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरी तरफ जब वे लोग आगे बढ़ चुके, एक किन परिवार का सदस्य फुसफुसा कर बोला, ये लोग कौन हैं? दूसरे ने कंधे उचकाए। पता नहीं, वह बोला, शायद सामान उठाने आए होंगे। इतने ताकतवर हैं, काम तो आ ही जाएंगे। दोनों हंस दिए। उन्हें क्या पता था कि यही लोग आज लियूचेंग का इतिहास लिखने वाले हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दावत कक्ष में करण और बाकी लोग पहुंचे। वहां करण के पिता और कुछ बुजुर्ग पहले से बैठे थे। जैसे ही सब अंदर आए, दरवाजा बंद कर दिया गया। सेवक भी चुपचाप बाहर चले गए। ये दावत सिर्फ खाने की नहीं थी, यह एक गुप्त समझौता था। कैसी लगी? करण ने मेज की ओर देखते हुए पूछा। मेज मांसाहार से भरी थी, खूब सजा हुआ, गरम गरम, शानदार। भारी आदमी बोला। बिना औपचारिकता के सब लोग खाने पर टूट पड़े। लंबे सफर के बाद भूख भी वैसी ही थी। आराम से खाओ। करण के पिता बोले, अगर कम पड़े तो और बनवा देंगे। खाने की चिंता नहीं। भारी आदमी बोला, बस काम बता दो, हम तैयार हैं। करण ने सिर हिलाया। ठीक है। वह गंभीर स्वर में बोला, आज एक टोली हमारे किन परिवार पर हमला करेगी। अगर वे आए तो यहीं दफन हो जाएंगे, और अगर नहीं आए तो हम आज रात खुद चलेंगे और उन्हें मिटा देंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कितने लोग? दुबले मध्य आयु व्यक्ति ने पूछा। लगभग 6 उच्च स्तरीय योद्धा, करण ने जवाब दिया। और हमारी तरफ आप 10, करण बोला। और हमारे 3, कुल 13। उनका स्तर ज्यादातर निम्न स्तर के उच्च स्तरीय योद्धा। ये सुनते ही उन लोगों के चेहरों पर आत्मविश्वास आ गया। संख्या भी ज्यादा, ताकत भी। ये लड़ाई एक तरफा होने वाली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्या दुश्मन खुद किन परिवार तक आएगा, या करण आज रात शिकार पर निकलेगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवेल स्टोरी पर सुनते रहें फायर ओपन बुक।
इस अध्याय को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।